मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 सूरज चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं, निमसेट 23 की नित्या गुप्ता से, जो कि मिर्जापुर यूपी से हैं, जिनका 89 ऑल इंडिया रैंक है। तो सबसे पहले बेटा आपको ऑल इंडिया रैंक 89 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो नित्या जो है वो क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों ही स्टूडेंट है। पहले कुछ क्लासरूम के लिए आई, पर कुछ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से और थोड़ा सा घर में भी जरूरत थी, तो वो बाद में ऑनलाइन में शिफ्ट हुई। तो नित्या, आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, पहले तो निमसेट की जर्नी क्या, आपकी सक्सेस जर्नी क्या, कब सोचा आपने, किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, फिर आपने पहले थोड़े दिन ऑनलाइन क्लासरूम रह के फिर ऑनलाइन पढ़ाई की, तो क्या आपका इंटायर जर्नी में चाहूंगा बच्चों को बताएं। निमसेट के बारे में मेरी एक फ्रेंड है सुरभि, जिसके साथ हमने ग्रेजुएशन किया है। उसके पापा ने हमें बताया जब हम सेकेंड ईयर में थे। सेकेंड ईयर में वो काफ़ी रिसर्च करते रहते थे कि बच्चों को क्या कराना है क्या नहीं, और मेरी सुरभि की बॉन्डिंग ऐसी थी कि वो हम दोनों को एक बराबर ही समझते थे। इसीलिए उन्होंने निमसेट के बारे में हम दोनों को बताया, और जब कोरोना आ गया, हमारा सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने ये कहा कि तुम लोग सेकेंड ईयर से ये स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम लोग का फिर बेस भी स्ट्रांग रहेगा और आगे भी तुम लोग को हेल्प मिलेगी इसमें। तो हमने सेकेंड ईयर से ही निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हमने ऑनलाइन कोर्स लिया था इम्पेटस का, क्लासरूम कोर्स। और हम कॉलेज और निमसेट की प्रिपरेशन साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे 2 साल तक। बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारे ग्रेजुएशन एग्जाम्स और हमारे निमसेट एग्जाम्स क्लैश कर गए, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और लास्ट ईयर नहीं हो पाया। लास्ट ईयर हमने निमसेट के एग्जाम से 3 महीने पहले ही सर ने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। हमने लास्ट दिया था मॉक टेस्ट 8th। हमने सिर्फ 8 मॉक दिए थे, उसके बाद हमने प्रिपरेशन बंद कर दी। हमने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि हम वापस से शिफ्ट हो गए थे इलाहाबाद कॉलेज के लिए, और कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि ऑफलाइन होंगे एग्जाम्स, ऑनलाइन होंगे। 3 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ था। उन्होंने ये कहा कि हम जो एग्जाम लेंगे इस साल, वही एग्जाम उसके बेसिस पे हम 3 साल की मार्कशीट बना देंगे। और क्योंकि निमसेट में 60% चाहिए होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थे, सबने डरा भी दिया था कि यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम और सुरभि काफ़ी डर गए थे। सुरभि तो फिर भी पढ़ती थी, लेकिन हमने एकदम से मॉक टेस्ट एनालिसिस बंद कर दिए थे। एग्जाम से एक दिन पहले सर का वीडियो आया। एग्जाम से 2 दिन पहले हम खाली हुए ग्रेजुएशन एग्जाम से। तो अंकल ने कॉल किया, सुरभि के पापा ने, और उन्होंने कहा कि तुमसे जो भी वीडियो देखते बने लास्ट मोमेंट पे तुम देख लो, नहीं कुछ तो लास्ट के 3-4 मॉक सर ने जो लिए हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी प्रैक्टिस कर लो, 10% तो उसमें से आएगा ही आएगा। तो हमने कोशिश की देखने की, लेकिन कुछ दिमाग में जा नहीं रहा था। फिर सर ने लास्ट डे वीडियो अपलोड की मोटिवेशन के लिए, कि बच्चे जो डर रहे हैं वो थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। उसमें सर ने बोला कि आपने 3-4 महीने नहीं, आपने बहुत पहले से पढ़ाई की है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ आता है। बस सब कुछ अभी कलेक्ट हुआ है, और एक तरीके से जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सब आपने बस अभी सीखा है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और एग्जाम देने जाओ। हम गए एग्जाम देने, हमने किया। मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 783 लास्ट ईयर भी। और जब रिजल्ट आया रात में, तो बहुत रोते हैं हम छोटी छोटी बातों पे, जैसे रिजल्ट कम हो गया, मार्क्स कम हो गए, या पढ़ाई नहीं हुई, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम बहुत रोते हैं। लेकिन रिजल्ट आने पे एक आंसू नहीं बहाया हमने, क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन से खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि हम कितना रोते हैं। मेरे पेरेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर एग्जाम से पहले, हर रिजल्ट से पहले हम बहुत रोते हैं। तो उन्होंने रिजल्ट आते ही हम अपने रूम में थे, हमें बुलाया कि हम लोग के रूम में आओ। और डैडी तो काफी डर गए थे कि हम कितना रोएंगे, लेकिन मेरे आंख में बिल्कुल आंसू नहीं था। वो उन्होंने समझाना शुरू किया, तो हमने खुद कहा कि नहीं, हमें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है कि हम कर नहीं पाए 2 साल की प्रिपरेशन के बाद, क्योंकि हम 3 महीने पहले ही पढ़ाई बंद कर दिए थे। उल्टा हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 महीने ना पढ़ने के बावजूद शरद सर ने जो 2 साल में पढ़ाया है, जो बेस बना था, उसके बेसिस पे हमने इतना स्कोर किया, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हम ड्रॉप लेंगे तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने फिर अगले दिन से ही हम लोग उसमें लग गए। हम और सुरभि, हम दोनों ने ही ड्रॉप लिया, और हम दोनों नेक्स्ट ईयर से ही लग गए। और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमारा, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट हम 2 साल से थे, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था 2 साल में। कई बार सर कई बार कोर्स रिवाइज कराते हैं, तो हमने सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स नहीं लेंगे थर्ड ईयर में, ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स। बट लास्ट में जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं और एनालिसिस होते हैं, तो हम ऑफलाइन स्टूडेंट एज एन ऑफलाइन स्टूडेंट ज्वाइन करने का सोचेंगे।
जो कि जनवरी या फरवरी से होता है। तो फिर जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, फाइनली मार्च में ये डिसीजन हुआ कि चलो अब चलते हैं। और अभी मार्च में हम 28 फेब को हम भोपाल आए थे। मेरी मम्मी आई थी, उनका 2 मार्च का टिकट था। हमने 28 को क्लास अटेंड की ऑफलाइन, फर्स्ट को अटेंड की, सेकंड को हम बहुत रोने लगे और हमने मम्मी से बोला हमको अपने साथ ले जाओ, हमें यहाँ से भागना है बस। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम क्लासरूम में बैठे थे, सर सुबह क्लास ले रहे थे, सुबह 7:30 बजे की क्लास थी और एक वो जो पीयर प्रेशर बन गया था, सब बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन मेरी आदत पड़ गई थी ऑनलाइन में अकेले बैठ के पढ़ने की, सर का वीडियो अकेले देखने की। ऐसा लगता था कि सर सिर्फ हमें पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम में बैठने की वजह से मेरा ध्यान इधर-उधर जा रहा था। और उसी दिन सर ने एक सेशन लिया, सर ने बोला कि सिर्फ 90 डेज बचे हैं। अगर कोई बोले 3 महीने बचे हैं तो उतना प्रेशर नहीं बनता। अगर कोई बोले 90, 89, 88 डेज बचे हैं तो वो 90 फिगर दिमाग में बैठ गया। और सर ने कहा कि तुम लोग को जैसे पढ़ना है पढ़ो, जहां सोना है सो, जो खाना है खाओ, बस तबीयत मत खराब करो और अपना फोकस मत बिगाड़ो। तो उसमें उस वक्त लगा कि अगर हम जितने देर में हम भोपाल में एडजस्ट करेंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास खराब नहीं है, ऑफलाइन क्लास सही है, लेकिन मेरी टाइमिंग गलत थी। हम इतने कम दिन बचे थे तो हम आए थे कि हम जितने दिन में एडजस्ट करते और हम पढ़ाई शुरू करते, उतने दिन में तो हम घर पहुंच के वापस से नॉर्मल ट्रैक पे अपनी पढ़ाई ले आते। तो हमने जिद की, घर पे भी जिद की बहुत ज्यादा। पेरेंट्स डर गए कि अचानक से क्या हो गया, सबको लगने लगा कि ये खुद जाना चाहती थी, खुद इसका डिसीजन था, हमने फोर्स भी नहीं किया था, क्या हो गया वहां जाकर। बट फिर उन्होंने बुला लिया फाइनली। और वापस जाते वक्त भोपाल से ये लग रहा था, ये सब चीजें भर गई थी कि यार हम तो कर ही नहीं सकते हैं, वहां बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, 3 साल से क्या पढ़ा है। फिर उसके बाद एक तो शरद सर, उन्होंने बार-बार सेशंस लिए, वो सेशंस देखते थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आया। दूसरा सुरभि, वो बार-बार ये कहती थी कि तुम ये क्यों सोच रही हो कि तुमने अभी शुरू किया, हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं। तो वो 3 साल वाला सुन के लगता था कि हाँ यार, सबसे तो आगे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रैंक नहीं आ रही है टेस्ट में, क्योंकि मेरी स्टडीज रेगुलर नहीं होती थी, बहुत इरेगुलर होती थी। 1 हफ्ता पढ़ा, 1 हफ्ता गैप, 2 हफ्ता पढ़ा, 1 महीना गैप। हमने तो एक एक दिन में 4-4, 5-5 मॉक टेस्ट दिए हैं, मेरा बहुत इरेगुलर चलता था। तो मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता था मेरे ऊपर। हमसे टफ मॉक हैंडल हो जाते थे। हमको सर जैसे कहते हैं कि कोई भी शीट है तो उसको 3-4 बार सॉल्व करो। तो बोर हो जाता है इंसान। हम 2 बार करते थे, तीसरी बार हम नहीं करते थे। हमने क्या किया था, नोट्स बनाने का, सर ने जैसे 3 साल में ना एक डूज़ की लिस्ट दी है। सबको सर एक डूज़ की लिस्ट देते हैं कि ये करो, 3-4 बार सॉल्व करो, एनालिसिस करो। तो हमने और सुरभि ने, हम लोगों ने एक ना डोंट्स की लिस्ट बना ली है कि हाँ, क्या नहीं करना चाहिए। डूज़ तो करना ही चाहिए, डोंट्स में क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जब नोट्स बनाने हो, तो उसी वक़्त जब तुम शीट सॉल्व कर रहे हो, तो सिर्फ़ वो क्वेश्चंस पे ध्यान दो, जैसे रफ में सॉल्व कर लो, फिर उन पे ध्यान दो जो तुमसे बाद में नहीं बनेंगे। तो ये सब चीज़ें 2 साल में सीख गए थे। तो इस साल प्रॉपरली नोट्स बनाए और उस तरीके से किया। फिर जब घर गए और फिर से सब कुछ पेंडिंग होने लगा, फिर लगा कि कुछ तो करना है। लास्ट में ऐसा नहीं है कि हाँ, 1 हफ्ता पढ़ा तो फिर 4 दिन बैठना है। तो वो नोट्स उठाते थे, रिविज़न करते थे, मॉक पेंडिंग हो जाते थे। और मॉक पेंडिंग होने का ये इफ़ेक्ट पड़ता था कि ईज़ी मॉक्स हैंडल नहीं हो पाते थे हमसे, टफ हैंडल हो जाते थे। क्योंकि ईज़ी मॉक्स में क्या होता था कि क्वेश्चंस जो है वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते थे। तो ईज़ी मॉक्स नहीं हैंडल होते थे। तो सुरभि के पापा को हमने कॉल किया, हमने उनको पूरी बात बताई कि अंकल ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सर की मैं वीडियोज़ देखता हूँ, तुम सर से हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, सर ने बोला भी था कि तुम प्रैक्टिस करो। तो सर की बात सुन के हम सुरभि के पापा के पास जब गए तो उन्होंने ये कहा कि टफ में तुमको ना नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो तुम उसको सॉल्व करना चाहती हो, तुमको अच्छा लगता है, पुराने क्वेश्चंस करने में तुम बोर हो जाती हो। तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि अगर पेपर ईज़ी आ गया तो तुमको लगेगा यार ये तो हो जाएगा, ये सेकंड राउंड में करेंगे, और सेकंड राउंड में तुम फिर वो करोगी नहीं। तो उस वजह से, और इस बार पेपर टफ आया था। तो इसीलिए हम तो आज भी मानते हैं कि अगर पेपर इजी आया होता तो कहीं ना कहीं हम वही गलती करते जो हम मॉक में कर रहे थे, एंड तक जो हमसे हुई थी, लास्ट डे तक। हमने शिवम सर को भी बताया था कि सर मेरा ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। लास्ट डे, इनफैक्ट लास्ट आवर्स में सर ने जब कहा था कि रात में सो जाओ, कायदे से नींद लो, उस दिन भी हम सुरभि से ये कह रहे थे कि अभी ये पेपर पेंडिंग है, ये क्लास पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। लेकिन सर एक बात कहते हैं हमेशा, जो कि अब समझ में आ रही है रिजल्ट के बाद, कि एग्जाम ये नहीं देखता कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मेरे में तो और सुरभि में उसने बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल भी उसने नहीं देखा, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल की, हमारा बेस स्ट्रांग हुआ। उस बेस के बेसिस पे हमने लास्ट ईयर दिया,
जो कि हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था कि हाँ, कर सकते हैं हम इतने में भी। फिर 1 साल हमने ड्रॉप लिया, 1 साल में भी हमने दिसंबर तक उतना मतलब उतनी एनर्जी नहीं लगाई जितनी ये लास्ट के दिनों में लगाई। जब हम भोपाल से गए तो हमने सोच लिया था कि हम टेबल से हटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। आप सोच लेते हो कि ना अब हम फ़ोकस्ड रहेंगे, अब हम बिल्कुल भी इधर-उधर अपना दिमाग नहीं जाने देंगे। और उसी वक़्त मेरे घर में एक विपदा हो गई, मेरी दादी की डेथ हो गई। और मेरी दादी बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी मेरे। और कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि भोपाल से हम जो डर के भागे थे या जो हम नहीं रह पा रहे थे, कहीं न कहीं एक यूनिवर्स में जो होता है अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं। उन्होंने ही हमको वापस मिर्ज़ापुर बुलाया, क्योंकि अगर हम भोपाल से ना जाते तो शायद हम लास्ट में उनके पास रह भी ना पाते। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उस वक़्त तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, जब वो पूरा चल रहा था दादी का, कि अगर हम ना आ पाते तो मेरा भोपाल में क्या हाल होता? शायद हम भोपाल में भी ना पढ़ पाते, फिर मिर्ज़ापुर आके भी ना पढ़ पाते। म वहाँ रहने की वज़ह से तो हम 13 दिन में या 20 दिन में रिकवर कर लिए रिलेटिव्स के बीच में। फैमिली का सपोर्ट भी था, फैमिली ने तो हमेशा ही सपोर्ट किया। लेकिन अगर हम भोपाल में रहते तो मेरे पास कोई सपोर्ट ना होता। तो सर लोग रहते, लेकिन फैमिली से अलग होने की वजह से और वो सब लास्ट मोमेंट पे ना होने की वजह से वहाँ पे जो एक गिल्ट रहता हमेशा अंदर, वो फिर हमें खाता रहता और एग्ज़ाम भी मेरा बिगाड़ देता। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ एंड में। कोशिश की हमने, कवर किया, एक-एक दिन में 7-7 8-8 मॉक दिए, स्कोर्स इम्प्रूव भी हुए। सर को टेक्स्ट कर के डिलीट भी किया कि सर नहीं हो रहा है, सर ने लिखा कि करो बेटा होगा। फिर मैसेज डिलीट कर दिया कि हाँ, सर सही कह रहे हैं कि एक दिन में 7 मॉक देंगे तो कहाँ से होगा। और डोंट लास्ट में भी हमने डोंट्स किया, ऐसा नहीं कि लास्ट में नहीं किया। सर कहते हैं लास्ट में कुछ मत उठाना, कुछ भी नया मत पढ़ना। लेकिन सुरभि के पापा से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा था कि तुम एक काम करो, तुम पुराने क्वेश्चंस भी करो और तुम समय निकाल के नया करो। हमने 26 अप्रैल से स्टार्ट किया था एररलेस, दोनों वॉल्यूम, और हमने उसको 1 महीने में खत्म किया, जो कि हमसे 2 साल से नहीं हो पाई थी। और हमने 1 महीने में दोनों वॉल्यूम खत्म की। डेली हर चैप्टर के हम 10-10 क्वेश्चंस लगाते थे, जो कि एक बहुत बड़ा नो है, किसी को ये करना नहीं है। और उसका उसका इफेक्ट सिर्फ पड़ता था मेरे टफ पेपर पे, क्योंकि टफ पेपर पे फिर नया क्वेश्चन देखते थे, लगता था यार ये कर सकते हैं जब एररलेस कर लिया तो। लेकिन इजी पेपर में लगता था ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या करने लायक है, और उसमें रैंक गिर जाती थी। तो सबके अपने अपने अलग डूज एंड डोंट्स हैं। और मेरी इस जर्नी में मेरा जो रैंक आया है उसमें कंट्रीब्यूशन हम मेनली 4 ग्रुप्स को देंगे, जिसमें पहले हैं शरद सर, शिवम सर, प्रतीक सर भी, क्योंकि हम 3 साल से हैं स्टूडेंट, तो प्रतीक सर ने भी काफ़ी क्वांटिटेटिव और उसका बेस बनाया था। इस बार शिवम सर ने हेल्प की। और मेरी फैमिली, जिन्होंने हमें ड्रॉप लेने में भी कभी नहीं रोका। 2 साल हमने पढ़ाई की ऑनलाइन, तब भी कुछ नहीं बोला। घर पे कुछ काम नहीं कराया, मम्मी डैडी किसी ने कुछ काम नहीं कराया, तुम बैठी रहो, पढ़ती रहो, तुम्हारे मुंह तक खाना आ जा रहा है, तुम खा लो आराम से। पूरी फैमिली टीचर्स की है, इसलिए सब अच्छे से समझते हैं कि हाँ, मतलब जितना फोकस एक बच्चे को चाहिए रहता है पढ़ने के लिए, उतना उसको मिले, वो प्रिवेसी उसको मिले। और तीसरा मेरे दोस्त, जिन्होंने कभी हमें डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा कॉल कर करके हमेशा हमें सपोर्ट किया। और चौथा सुरभि और उसके पापा, क्योंकि और उसकी पूरी फैमिली, सिर्फ उसके पापा ही नहीं, जिन्होंने हमेशा ही ध्यान रखा कि हाँ, हम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट में हम एग्जाम्स देने गए साथ में, तो वो साथ में सेंटर तक लेके गए, पूरा लास्ट मोमेंट तक हम लोग को देखा, बाहर खड़े थे सेंटर के। तो थैंक यू एवरीवन। तो सुरभि, मैंने अभी आपकी जर्नी सुनी और जर्नी में एक बात समझ में आई कि कई चीजें आपने लास्ट मोमेंट में भी संभाली। देखिए क्या होता है, कोई इंसान कितना भी पढ़ ले, उसको हमेशा ये रियलाइज होगा कि उसने कम पढ़ा है ना, और बल्कि हम ज्यादा पढ़ते जाते तो और लगता है कम नॉलेज है। ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ। पर सोचिए, आपने जब पिछले साल पेपर दिया था, केवल एक दिन ये बात सुन के आपने मेरी कि पिछले 2 साल की पढ़ाई काम आती है। ऐसा ही होता, हम जो एकदम कोई रिजल्ट एक दिन की पढ़ाई से नहीं होता, हाँ। या आखिरी के 10 दिन की पढ़ाई से नहीं होता, वो क्यूमुलेटेड है कि आपने कितने साल से कितनी मेहनत की और लगे रहे। एक एटीट्यूड होता है जो हमें तैयार करना है, और वो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे आपने उस चीज को संभाल लिया। नहीं संभालते तो मुश्किल होती, पर वो संभाल लिया, उससे आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। और आपके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि आपके घर में अभी आपने बोला मम्मी टीचर है और मम्मी आई भी है, अभी बुलाता भी हूं उनको, तो वो एक सपोर्ट रहा, आपकी फ्रेंड का सपोर्ट रहा। पर मैं आपको आगे के लिए एक बात जरूर बोलूंगा, जो पूरी जर्नी में सुना, आप ये सोचना छोड़ दो कि नहीं पढ़ा है। सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है। किसी पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता। मैं इतने साल पढ़ाने के बाद भी मुझे लगता है मैं बहुत कुछ और सीखना है। तो ये तो एक जर्नी है।
पर हम जितना एग्जाम के लिए सोचते हैं ना, हम उससे कई ज्यादा पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो अब आपको एनआईटी में जाके भी, सेमेस्टर में भी जाके परफॉर्म करना है, तो ये थॉट तो आप कभी लाना नहीं। दूसरा, अब आप अपनी दादी से अटैच थे, देखिए बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वो खींचते हैं। आप उनके पास गई, आज वो कहीं जहां पे भी हैं वो आपको देख रही होंगी, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो इस बात के लिए खुश होंगी कि सुरभि ने इतने कम समय में, वो सॉरी, नित्या ने इतने कम समय के बाद भी एक रैंक लाई और अच्छा कर रही है, और आगे भी आप करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग काम आती है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी ब्लेसिंग हमेशा काम आती है। तो ऐसे ही खूब आगे ग्रो करो। अच्छा, अब जो आपकी चीजें आपने बताई, अब आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और क्या चीजें जिस पे ध्यान रखना? जैसे आपने 6-6 पेपर दिए, वैसे वो ठीक नहीं था, नहीं देते तो ज्यादा अच्छा होता, पर सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं। इसमें मैं कभी वो नहीं करता, एक फ्रीडम होना चाहिए कि बच्चे पढ़े भी अपने ढंग से। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे? अ, सबसे पहले तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जो कि हमने बहुत ज़्यादा किया है 3 साल में, हर चीज़ में। 6-6 मॉक देना भी गलत था, हम मान रहे हैं, लेकिन हमको लगता था कि वो एक अंदर से ना चीज़ जैसे गिल्ट आ जाता था, पहला मॉक दिया, उसमें रैंक 50 के बाहर आई। लगता था यार ये गलती कैसे हो गई, आज ही दूसरा देंगे, उसमें सुधारेंगे। दूसरा दिया, उसमें भी 40s में आई, फिर वो पिंच करता था। तो पूरा दिन लगातार उसी में चला जाता था कि अभी तो बाकी है मॉक, अभी तो दे सकते हैं। देते गए, देते गए, देते गए, और ऐसा भी नहीं कि हमने लास्ट में सब कुछ खत्म कर लिया था, नहीं। मैथ्स मास्टर हमने बार-बार शुरुआत से उठाया और हम खत्म नहीं कर पाए। जैसे लास्ट डे हमने कहा कि बहुत चीज़ें पेंडिंग थी, तो हम उस वक़्त भी सोच रहे थे कि पेंडिंग है, और इनफैक्ट रात में एक बात और हुई मेरे और सुरभि के साथ। जिस दिन एक रात पहले निमसेट के, हम दोनों सो नहीं पाए। रात भर हम दोनों नहीं सोए। सर ने कहा था नींद लेना, और वो रात इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, लाइट इतनी बार चली गई, और जिस रूम में हम सोए थे वो मतलब बाहर से लॉक कर दिया गया था, क्योंकि बिल्ली और कुत्ते आ जाते हैं। तो वो रूम ह्यूमिड हो गया और हम रात भर सो नहीं पाए। तो एग्ज़ाम जब हम सुबह देने जा रहे थे, तो हमने डैडी को कॉल किया सुबह-सुबह 8-9 बजे के लगभग, और डैडी ने कभी ऐसा मोटिवेट नहीं किया है, 3-4 बार ही ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो सीधी बात करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल। तो उन्होंने कभी मोटिवेट नहीं किया है। उन्होंने उस वक़्त कहा कि किसने कहा तुम नहीं सोई हो? हम बोले कि नहीं सोए हैं, और हम रो रहे थे। तो कह रहे हैं कि अरे बेवकूफ़ ही तो बनाना है दिमाग को, 2 घंटे की तो बात है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सब की हो, सब हुआ है, ये सोच कर जाओ। फिर शरद सर की भी बात याद आई कि 2 घंटे की तो बात है, सब हो गया है, मैथ्स मास्टर भी हो गया है, एररलेस भी हो गया है, पेपर भी हो गया है, और लकीली 1 दिन पहले तो 2019 का पेपर देख के ऐसे ही बस लेके बैठे हुए थे, और लग रहा था यार ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा? ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा? और उसके पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा आए थे। तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, भरोसा रखो कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और सर जो कह रहे हैं वो डूज़ ज़्यादा फॉलो करो अपने डोंट्स बनाने से ज़्यादा, क्योंकि उससे जल्दी होगा। तो बिल्कुल सही बात बोली बेटा नित्या आपने, और जो बात आपने अभी बोली उस बात को आप आगे तक ध्यान रखिए। कॉन्फिडेंस, ये रैंक आपके लिए बहुत बूस्टर है, ये लाइफ चेंजिंग चीज है। हमें आता है सब कुछ, पर फिर भी कई बार मन में आ जाता है कुछ इनकम्प्लीट है, जैसे नहीं सोया। आपको याद है मैंने क्या बोला था? अगर बाई चांस नींद भी नहीं आई, कुछ भी नहीं, एग्जाम में जाके सब भूल जाओगे आप, हाँ। कुछ याद नहीं रहने वाला। और बिल्कुल सच बात है कि अपने दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देना कि ये नहीं किया, बल्कि देना किया है, क्योंकि दिमाग को जैसा आप बनाओगे वैसा चलेगा। तो थोड़ा उसको मूर्ख बनाने में कोई नुकसान नहीं है। चलो, अब मैं आपकी मम्मी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी बहुत सपोर्ट है, और वो भी कुछ आपके बारे में भी बताएंगी, और कुछ अपना जो मैसेज होगा बच्चों को वो बताएंगी। तो प्लीज आप आइए जी। तो यहाँ पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप क्या कहना चाहोगे नित्या को? पहले तो जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को सबको मेरा नमस्कार। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, बच्चे अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उतना हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए टॉर्चर मत करिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चों का नंबर कम नहीं आया तो टॉर्चर करना शुरू करते हैं, जो कि सबसे खराब बात है। बच्चों का नंबर कम आए चाहे ज़्यादा आए, हर कंडीशन में उनको सपोर्ट ही करना है, और कभी भी नेगेटिव बात तो बोलनी ही नहीं है। बच्चों के लिए हमेशा ही पॉजिटिव आप बोलिए। बस इतना छोटा सा वीडियो मेरे लिए है, और कुछ नहीं। हम सब पेरेंट्स को बस यही कहेंगे कि बच्चों को कभी कुछ ना कहा करें। बस थैंक यू सर, और थैंक यू आपको, सर को, और सारे पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है। सारे जितने स्टूडेंट, सबके पेरेंट्स का सपोर्ट, हाँ, सबका सपोर्ट होना चाहिए। और सुरभि के पापा, इनके डैडी, इनकी बहन, सबको थैंक यू। ओके, थैंक्स।